हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एनर के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। हमने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करी थी एंड उसी सीरीज की ये एक नई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। हमने इस वीडियो लेक्चर के बेस के तौर पर सतीश चंद्र पार्ट 1 पार्ट 2, इग्नू एमएचआई के नोट्स, एनसीईआरटी एंड कुछ रिसर्च पेपर्स को भी बेस बनाया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर फीडबैक, subscribe our video channel. Don't forget to press the bell notification and do share our video with those जिन्हें इसकी जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइज इन द फॉल ऑफ राजपूत पावर। ऑल्दो हमने अर्ली मिडिवल इन हिस्ट्री में इसका एक क्रक्स समझा था, जिसको थोड़ा सा हम और डीपर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है आपका अर्ली मिडिवल इन हिस्ट्री टू मिडिवल इन हिस्ट्री, इसमें आपको एक फ्लक्स देखने को मिलता है, पावर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सो ऑन। जहाँ पर आपको जियो पॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है एंड उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो रहा है एंड किस तरीके से इंडिया की इंटरनल सिचुएशन क्या थी, जिसके वजह से वो इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया को मेजरली वे में इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं और बहुत मेजरली इन्फ्लुएंस कर भी देते हैं। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो वीकनिंग ऑफ राजपूत पावर। हमें पता है कि कई सारे मेजर पॉलिटिकल पावर्स थे आफ्टर हर्षवर्धन और ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ लेटर फेजेस ऑफ हर्षवर्धन। मेजर इसमें गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, पालास, इनके हमें नाम देख सुनने में। गुर्जर प्रतिहारा जिनका कैपिटल कन्नौज में था, वो वास्ट एरिया को कंट्रोल करते थे, जिसमें आपका हिमालय से लेके उज्जैन जो आज का मध्य प्रदेश का रीजन है एंड गुजरात से लेके मुंगेर जो बिहार का रीजन है, यहाँ तक हमें देखने मिलता है इनका एक इन्फ्लुएंस था। और ये कॉन्स्टेंट इनको हमें पता है, राष्ट्रकूटास एंड पालास एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो था, जिसके बारे में हमने अर्ली मिडिल इन हिस्ट्री के सीरीज में बात करी है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसमें इनकी वजह से कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला। रिजल्टिंग आउटकम क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहारस वीक हो गए। सेम गोज विद राष्ट्रकूटास एंड पालास। राष्ट्रकूटास भी कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में थे गुर्जर प्रतिहारस एंड पालास के साथ, और यही हमें देखने को मिलता है कि इनका जो कंट्रोल स्टैब्लिश था ऑब्वियसली डेक्कन रीजन में था, जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का रीजन है। ठीक है, सेम गोस विद पालास जो बिहार बंगाल के रीजन में थे। एंड रीजन मैंने बताया भी था कि पालास में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, राष्ट्रकूटास में जैनिज्म का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ड्रेन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, बोथ मैन एंड नॉन ह्यूमन, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटीज जो थी वो वीक होना शुरू हो गई। अब सेंट्रल अथॉरिटीज वीक हो रही है तो कई सारे छोटे छोटे फ्यूडल और आई वुड से फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स आ रहे हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स फ्रॉम लार्जर स्टेट, छोटे छोटे किंगडम्स आपके निकल कर आ रहे हैं। उसी में आपको कई सारे देखने मिलते हैं, जैसे चंडेला, चौहान, चालुक्यास, परमारास, घड़ावालास, ऐसे आपको कई सारे देखने मिलेंगे। चंडेलास ऑफ कालिंजर एंड महोबा, ये जो थे ये सेंट्रल इंडिया में पावरफुल बनते हैं एंड इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली आर्ट लिटरेचर में है। बट इसके साथ साथ खजुराहो टेम्पल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स है, यूनेस्को रिलेटेड साइट है। एंड यहाँ पे हमें एरोटिक सीन्स देखने को मिलते हैं, जो एक पर्टिकुलर नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है। पर चौहान्स ऑफ शाकंबरी, शाकंबरी ये बेसिकली राजस्थान के एरिया को कवर अप करते हैं एंड इनकी कन्फ्लिक्ट हमें गजनविद्स के साथ डेफिनेटली देखने को मिलती है। इन्होंने तोमर्स को हटा के अपना एक पावर सेटअप करा था दिल्ली में, राइट। देन परामर्स ऑफ मालवा, ये मालवा अगेन मध्य प्रदेश का रीजन है, इन्होंने भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेटअप में भी। और फॉर एग्जांपल भोजपुर टेम्पल इनका बहुत अच्छा एग्जांपल है। देन सोलंकीज और चालुक्यास ऑफ गुजरात, इसमें भी कई सारे प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिलते हैं, और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन हम देखें तो मोदिरा सन टेम्पल वगैरह जो है, ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका हमें देखने को मिलता है। और हिस्ट्री में डेफिनेटली चालुक्यास जो थे गुजरात के, उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल सेटअप भी हम देखते हैं। महमूद गजनी एंड उनके इन्वेजन के बारे में बात करते हैं। तो महमूद जो अटैक कर रहा था उसके पीछे कारण कई सारे थे। जैसे सबसे प्रोमिनेंट रीजन जो था वो था रिसोर्स। रिसोर्स इसलिए क्योंकि वो यहाँ से इंडिया से रिसोर्स को कलेक्ट करना चाहता था एंड फिर उसके जो सेंट्रल एशिया में जितने भी इन्वेजन्स थे, कैंपेन्स थे, उसको वो फंड करना चाहता था। तो उस फंड को मीट करने के लिए वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में रेड करता था। ये भी कोशिश करता था कि वो जब भी यहाँ पर रेड करे
तो वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर दी इंडियन स्टेट्स को। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो किसी भी तरीके से एक कोलिशन में नहीं आ पाएंगे गजनी के अगेंस्ट। अर्ली कैंपेन्स की बात करें तो कई सारे कैंपेन्स हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू शाहीज के अगेंस्ट हमें गजनवीज के देखने मिलते हैं, देन वो प्रोमिनेंटली फिर अंदर इंटर करते हैं। देन हमें विद्याधार वगैरह के साथ जो गुर्जर प्रतिहार के फ्यूडेटरीज थे उनके साथ हमें देखने को मिलता है। सुलांग हमें नदन बेल्ट जो पूरा गंगा यमुना का दुआब है वहां पे देखने मिलता है कि गजनवीद का एक कंट्रोल स्टैब्लिश हो चुका होता है। कई सारे कैंपेन्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर अपार्ट फ्रॉम द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि एक फॉरेन पावर, ठीक है उसके पास बहुत सारे मिलिट्री माइट हो सकती है, ब्रीड ऑफ हॉर्स उसके अच्छे क्वालिटी होते हैं, बट वो किसी और सब कॉन्टिनेंट में जाके वहां पे रूल स्टैब्लिश कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक विक्ट्रीज जीत हासिल कर रहा है। नो बडी वॉज एबल टू स्टॉप हिम, राइट। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, जो मैंने आपको अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में फूडलिज्म के कंटेक्स्ट में समझाया था आर एस शर्मा सर की बुक को रेफरेंस मानते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज या डिफरेंट किंगडम्स एज अ प्रिंसिपैलिटीज राइज कर रही थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू कोऑपरेट और कोलैबोरेट, क्योंकि इन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हुआ करते थे। एंड सिंस दे हैव देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सो दे वर नॉट कोऑपरेटिंग एंड neither they were sharing their resources, or rather they were supporting the outside power to defeat the अदर किंगडम्स, बिकॉज अदर किंगडम्स भी थे वो राइवल हुआ करते थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और क्योंकि कोई भी साथ में आए नहीं, इसके से इनके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं बने, एंड एज अ रिजल्ट महमूद जो थे वो इजी वे में एंटर भी करते हैं, रूल भी स्टैब्लिश कर लेते हैं। कई सारे हमें क्लैशेस देखने मिलते हैं। 1015 से 1017 की बात करें तो हमें देखने मिलता है कि महमूद जो थे वो डेफिनेटली कंटिन्यूस में यहाँ पे रेड कर रहे थे, और राजपूत जो स्टेट्स थे वहां पे कॉन्टिन्यूसली वो अटैक कर रहे थे, यहाँ के रिसोर्सेज वेल्थ एंड की सिटीज पर अटैक कर रहे थे, और रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ को वो एज ए लूट कर रहे थे। 1019 से 1021 की बात करें तो डिस्पाइट जो उनकी इनिशियल सक्सेस हुए, महमूद को कई सारे रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा था, बट राजपूत कोलिशन जो थे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे, एज अ रिजल्ट वो फेल हो जाते थे और महमूद सक्सेसफुल रहता था। सबसे मेजर जो अटैक था वो हमने आपको बताया भी था, लाइक मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, 1025 एडी का था जो सोमनाथ में हुआ। एंड सोमनाथ में बहुत एनॉर्मस रिसोर्सेस था जिसको इसने कब्जा करा, और इसके बाद भी कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलती है, पर राजपूत जो कोलिशन था वो इतना स्ट्रांग होता नहीं था कि वो महमूद के रेड को रोक सके। ये हमें देखने को मिलता है। लेगेसी ऑफ द गजनविद इन्वेजन और उसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने मिलता है राजपूत पावर के ऊपर, ये मैंने आपको क्लियरली बताई दी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, बिकॉज एक के बाद एक अगर राजपूत किंगडम्स को हराया जा रहा है तो ऑब्वियसली जिन एरियाज में उन किंगडम्स का कब्जा मतलब एक कंट्रोल था, वो डिफीट होने के बाद वो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखने मिली, क्योंकि बहुत सारे एरियाज पे महमूद का अटैक हुआ एंड उस पर वो जीत हासिल करता है, तो लास्ट स्केल पे इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है। अब बड़े पावर सेंटर्स अगेन डिक्लाइन कर रहे थे, उनके छोटे छोटे पावर सेंटर्स का राइज होते हैं हमें देखने को मिलता है। इसमें गढ़वाला से जो दिल्ली में थे उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रैगमेंटेड रेजिस्टेंस के यहाँ पे मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हो रहा था अनडाउटेडली, राजपूत किंगडम्स में एंड अदर छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी से देवर रेजिस्टिंग, बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो छोटे फ्रैगमेंट स्ट्रक्चर में थे तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाते। इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, ऑब्वियसली लार्ज स्केल में लूट होता है। गजनवीद महमूद जो थे वो बहुत सारा वेल्थ यहाँ से लेके जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, इवन मैन पावर को यहाँ से लेके जाते हैं, और इस तरीके से वो अपनी जो गजनवीद का एरिया होता है उसको प्रॉस्पेरस बनाने की कोशिश करते हैं। कल्चरल इम्पैक्ट डेफिनेटली आर्ट लिटरेचर कल्चर एक्सचेंज होता है। फिरदौसी उद्बी से स्कॉलर्स से इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है, वो कुछ चीजें हमें सिखा के जाती है, हमें हमारी बहुत सारी चीजें वो सिखा जाते हैं। हिस्टोरिकल परसेप्शन की बात करें तो महमूद कहीं ना कहीं इंडीड एक ग्रेट लीडर मिलिट्री लीडर थे, बट इंडियन क्योंकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने बहुत मैसेकर किया, सो ही स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ आई वुड से प्लेंडरर, और वो उतना ज्यादा एक प्रेस्टिजियस पोजीशन हमारे हिस्ट्री में होल्ड नहीं करते हैं। एंड अगर उनको होल्ड करवाया जाने की कोशिश की भी गई है तो वो भी इस्लामिक स्कॉलर्स के द्वारा की गई है इन देयर लेटर फेज और लेटर पीरियड पे। इनिशियल पीरियड्स पे उनको एज अ प्लंडर ही कंसिडर किया था, इवन टुडे ही इज कंसिडर्ड एज अ प्लंडर ओनली। एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ गजनविद इन्वेजन, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड कल्चरल एक्सचेंज, इसकी बात हमने कर ली। नाउ द फाइनल पार्ट इज द कंक्लूजन। एक टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री में क्या था, डिक्लाइन ऑफ राजपूत किंगडम्स, इसके बारे में हमने आपको बताया भी, मैंने बताया कि क्योंकि राजपूत किंगडम जो थे, मेजर किंगडम्स जो थे, गुजर पतियाल राष्ट्रकूटल पालास, इंटरनल स्ट्राइक से वो डिक्लाइन की।
फिर महमूद का भी अटैक हुआ, उसके वजह से और फर्दर डिक्लाइन किया, और इससे कई सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स का राइज होना शुरू हो जाता है। गजनविद का इम्पैक्ट डेफिनेटली लार्ज स्केल पे था। चीज़ें फ्रैगमेंट होना शुरू होती है, टूटना शुरू करती है, कल्चरल एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूट भी करते, तो इंडिया को इन टर्म्स ऑफ जीडीपी के टर्म्स से बात करते उस पीरियड के टर्म्स के हिसाब से, और डेफिनेटली बहुत मेजर डिसएडवांटेज पोजीशन में पहुंचा देते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक को शेयर करें हमारे वीडियो लेक्चर को टू द अदर्स जिनको इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। इस वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम बायो की लिंक पे मिल जाएगी, अवेलेबल मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो डोंट मिस आउट, आप आराम से कमेंट सेक्शन पे या मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर वहां भी रेज कर सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। रिकमेंडेड बुक्स की आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पे आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, एंड बाकी नेसेसरी डिटेल्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।